आज के वीडियो में हम नेशनल इनकम के मेजरमेंट का इनकम मेथड इशू कर रहे हैं और हम अगले वीडियो में जल्दी ही एक्सपेंडिचर मेथड को भी जारी करेंगे। देखिए, नेशनल इनकम का इनकम मेथड इनकम मेथड नेशनल इनकम के मेजरमेंट का इनकम मेथड से हम किस प्रकार से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और सिखाएंगे। इनकम मेथड सीधी सी बात है कि देश में रह रहे एक पॉलिटिकल फ्रंटियर के अंतर्गत जीडीपी में, एक इकोनॉमी में रह रहे समस्त रेजिडेंट्स के द्वारा, समस्त नागरिकों के द्वारा जो भी आय कमाई जाती है, उस आय का कुल जोड़ होता है और उस इनकम को जोड़ के हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं कि इस देश की ये आय है और इस आय के बिहार पे उसकी ये राष्ट्रीय आय है। इनकम मेथड को सीखने से पहले हमें इनकम मेथड के कंपोनेंट्स जानने पड़ेंगे जो नेशनल इनकम के मेजरमेंट में हमारी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं क्या है इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कंपोनेंट। इनकम मेथड मुख्य 3 कंपोनेंट इनकम मेथड के हैं जो नेशनल इनकम को मेजरमेंट करने में हेल्पफुल है, सहायक है। सबसे पहला कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कर्मचारियों का पारिश्रमिक। कर्मचारियों का पारिश्रमिक। दूसरा कंपोनेंट है एक मिनट, पहले हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में देख लेते हैं कि इसके भी कितने स्टेप हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 4 स्टेप होते हैं। 4 प्रकार से हम कर्मचारियों को पारिश्रमिक दे सकते हैं। सबसे पहले हम उनको कैश देंगे, उनकी वेजेस और सैलरी को, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। नगद हम उनको वेजेस और सैलरी, वेजेस मजदूरी, सैलरी वेतन, उनको नगद देते हैं, तो उसका जोड़ नेशनल इनकम में आएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के अंतर्गत। दूसरा है वेजेस इन काइंड या पेमेंट इन काइंड। हम देखिए कई बार क्या करते हैं कि सैलरी और वेजेस नगद ना देके अन्य प्रकार से भुगतान कर देते हैं। पेमेंट इन काइंड, कुछ अन्य प्रकार से उसका भुगतान, जैसे हमने किसी वर्कर से काम करवाया और उसके पूरे दिन का वेजेस, उसके पूरे दिन का वेतन, सैलरी, मजदूरी हमने नगद ना देके उसको किसी वस्तु के रूप में भुगतान कर दी। जैसे बार्टर सिस्टम में होता है, गुड्स के बदले गुड्स, हमने उसे 200 रुपए के बदले का अनाज दे दिया, गेहूं दे दिए। मान लीजिए 20 रुपए किलो गेहूं है तो हमने उसको 10 किलो गेहूं दे दिए। यदि उससे हमने 200 रुपए की मजदूरी दिन में करवाई है तो वो वेजेस इन काइंड में आएगा या पेमेंट इन काइंड में आएगा। तीसरा स्टेप है सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉइज का, सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों का अंशदान। कंट्रीब्यूशन इन सोशल
सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉइज, सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारियों का अंशदान। और नंबर 4 है पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ये रिटायरमेंट में जो हम पेंशन देते हैं वो है। तो इन 4 कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ जाता है। 4 कंपोनेंट ऐड करने पड़ेंगे। देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हो सकता है कि हमें अमाउंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज की मिल जाएगी। क्वेश्चन में दिखा दिया जाए कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 2000 रुपए, और उसके बाद उसी क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरी दिखा दी जाए 700 रुपए के रूप में। उसी क्वेश्चन में वेजेस इन काइंड की पेमेंट इन काइंड 200 रुपए के रूप में दिखा दी जाए। उसी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटीज बाय एम्प्लॉइज ये दिखा दिया जाए। उसी क्वेश्चन में हमें पेंशन और रिटायरमेंट दिखा दिया जाए कुछ अमाउंट के रूप में। तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में दिखा दी गई तो बाकी तो इसके पार्ट हैं। क्वेश्चन में हम ये 2000 रुपए का आइटम शामिल करेंगे और इनको छोड़ देंगे, और यदि क्वेश्चन में ये अमाउंट नहीं है तो इनका एडिशन हम करके कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनाएंगे। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। हो सकता है कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन में 4 कंपोनेंट दिखाए जाए, क्वेश्चन में कोई एक कंपोनेंट दिखा दिया जाए, कोई 2 कंपोनेंट दिखा दिया जाए। तो जितने कंपोनेंट क्वेश्चन में दिखाए गए हैं या पूछे गए या दिए गए हैं उन्हीं को हम शामिल करते हुए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज बनाएंगे। ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के बाद दूसरा आइटम है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सरप्लसेस होते हैं जिनको हम इनकम मेथड के अंतर्गत नेशनल इनकम के मेजरमेंट में प्रयोग करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है जैसे आपका रेंट है, जैसे आपका इंटरेस्ट है, जैसे प्रॉफिट है या रॉयल्टी है। ये सब आइटम्स ऑपरेटिंग सरप्लस में आते हैं। तो क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिखा दिया जाए यदि ₹700, तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का मायना नहीं रह जाता है, क्योंकि इन्हीं का एडिशन करके ऑपरेटिंग सरप्लस दिखाया गया है। और यदि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस ना देके रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट या प्रॉफिट दिखाया जाए तो फिर जितने भी आइटम दिखाए जाए उनको आप ऐड करेंगे और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में ऐड के रूप में होते हुए नेशनल इनकम के मेजरमेंट में शामिल उन्हें हम कर लेंगे। देखिए रेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है आपको कि ये रिटर्न होता है। आपकी जो लैंड होती है, भूमि होती है, भूमि का रिटर्न होता है। भूमि आपका फैक्टर है, लैंड आपका फैक्टर है, और उस फैक्टर का रिटर्न रेंट या रॉयल्टी होता है। उसके बाद इंटरेस्ट जो है वो आपका जो फैक्टर है कैपिटल, उस कैपिटल का रिटर्न है। उसी प्रकार से जो आपका एंटरप्रेन्योर फैक्टर है उसका रिटर्न प्रॉफिट होता है। रिटर्न इवन प्रतिफल, उससे हमें क्या मिला। तो एंटरप्रेन्योर को हमेशा एंटरप्रेन्योर से रिटर्न के रूप में मिलती है जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट का भी क्लासिफिकेशन है, इसका भी क्लासिफिकेशन है। प्रॉफिट एक फर्म के पास कई प्रकार से आता है। जैसे प्रॉफिट के एक हिस्से को हम कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में पे करते हैं, जो गवर्नमेंट लेती है हमारे से, जो हमने अर्निंग की है उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट हमसे लेती है, तो वो कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। ये प्रॉफिट का एक हिस्सा है। एक प्रॉफिट का हिस्सा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में रह जाता है।
अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है बिना बंटवारा किया हुआ, अवितरित, जो हम अपनी फर्म के फ्यूचर प्लान के लिए उसका प्रयोग करते हैं कि फर्म में ये एक्सपेंशन करना है फर्म का, तो ये हिस्सा लाभ का हमें आगे जाके चाहिएगा। तो इस प्रकार से प्रॉफिट भी एक डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो ये डिविडेंड हो गया, लाभांश इसको बोलते हैं। ये एक प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो हमें शेयर होल्डर्स को देना होता है, अंशधारियों को देना होता है। तो इस प्रकार से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ध्यान रखना है हमें नेशनल इनकम के मेजरमेंट में कि ऑपरेटिंग सरप्लस में यदि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिखा दिया तो तुरंत हमारा माइंड, हमारा ध्यान उस केंद्र बिंदु पे चला जाना चाहिए जिसके अंतर्गत ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है। आई मीन प्रॉफिट पे हमारा ध्यान चला जाना चाहिए कि हाँ ये तो प्रॉफिट के क्लासिफिकेशन में है, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट के क्लासिफिकेशन में है। इस प्रकार से हमें तुरंत माइंड कंसिस्टेंसी में लाना है, केंद्र बिंदु पे अपने दिमाग को स्थापित करना है। अब बात करें हम तीसरे पॉइंट की, तो वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। देखिए ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो एंटरप्रेन्योर एंगेज करता है, एंटरप्रेन्योर एंगेज करता है, वो उसका सेल्फ ही होता है। जैसे हमने फैक्टर से देखे, कुछ कारकों से प्राप्त हमारे रेवेन्यू देखे, आगम देखे, जिनमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये होते हैं। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में या एंटरप्रेन्योर खुद ही अपनी तरफ से कोई इस प्रकार के फैक्टर यूटिलाइज करें तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड में उनके मिक्स्ड इनकम के रूप में वो चीजें प्राप्त होती हैं। आइटम इनमें वही होते हैं जैसे रेंट है, इंटरेस्ट है, रॉयल्टी है या उनका अपना प्रॉफिट है, यही आइटम इसमें होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमें, मिक्स्ड इनकम के आइटम मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चंस में मिक्स्ड इनकम ही दिया हुआ होता है, इसी आइटम को हमें पकड़ना होता है। लेकिन अगर इनका क्लासिफिकेशन भी मिल जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयड के अंतर्गत मिलेगा, एंटरप्रेन्योर अपनी तरफ से उनको यूटिलाइज कर रहा होता है। यानी हम यूं कहें कि ये सब चीजें घरेलू मिलेंगी तो वो एक ही बात है। तो इस प्रकार से हमें ये चीजें देखनी है। इनका एडिशन जब हम करेंगे, इनका जोड़ जब हम करेंगे, जोड़ हमारे पास तीन महत्वपूर्ण आइटम आएंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण आइटम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा महत्वपूर्ण आइटम है ऑपरेटिंग सरप्लस और तीसरा महत्वपूर्ण आइटम है हमारे पास मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। इन तीनों आइटम्स को हम यदि ऐड करते हैं, आइटम नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट आएगी, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। अब हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम कहते हैं एनपी फैक्टर कॉस्ट को, किसे कहेंगे? एनपी फैक्टर कॉस्ट को। तो देखिए हमें एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। तो एनडीपी फैक्टर कॉस्ट से एनएनपी फैक्टर कॉस्ट के बीच का सफर तय करने के लिए हमें कौन कौन से आइटम्स की जरूरत होगी? देखिए ये वैल्यू हमारे पास नेट आएगी, हमें नेट ही चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की एडजस्टमेंट की हमें आवश्यकता नहीं है। दूसरा हमारे पास डोमेस्टिक वैल्यू आएगी, हमें नेशनल वैल्यू चाहिए। तो डोमेस्टिक से नेशनल वैल्यू कब आएगी? जब हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो हमारे पास डोमेस्टिक वैल्यू से हम नेशनल वैल्यू पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम फैक्टर कॉस्ट वैल्यू तीनों आइटम के ऐड के बाद प्राप्त कर लेंगे, जबकि हमें नेशनल इनकम के मेजरमेंट के लिए भी फैक्टर कॉस्ट ही चाहिए। तो इसमें भी किसी प्रकार के समायोजन की आवश्यकता, किसी भी प्रकार के एडजस्टमेंट की आवश्यकता हमें नहीं है। तो केवल और केवल एक ट्रीटमेंट के माध्यम से हम सीधा
राष्ट्रीय आय पे, नेशनल इनकम पे पहुंच सकते हैं। बशर्ते हमें ये चीजें बहुत अच्छे से ज्ञात होनी चाहिए, हम अच्छे से इन चीजों को सीखेंगे कि हम एनडीपी फैक्टर पोस्ट पे कब आएंगे। तो हम एनडीपी फैक्टर पोस्ट पे कब आएंगे, जब हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम बाय सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। तो इन तीनों का हम एडिशन करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ते ही हम पहुंच जाएंगे एनडीपी फैक्टर पोस्ट पे, और उसके बाद हम राष्ट्रीय आय का एस्टिमेशन इस मेथड से इजीली कर लेंगे। एक बात पुनः आप ध्यान दें कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज इन कैश आता है, वेजेस इन काइंड आता है, दूसरे माध्यम से हम पेमेंट कर सकते हैं किसी भी एम्प्लॉय को, वो इसमें आएगा। कंट्रीब्यूशन इन सोशल सिक्योरिटीज बाय एम्प्लॉयज या कर्मचारियों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान या सहयोग, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति, पेंशन, ये चारों आइटम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज को शो करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस जिसमें आपका रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का क्लासिफिकेशन, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के रूप में, और उसके बाद मिक्स्ड इनकम जो एंटरप्रेन्योर अपनी तरफ से अपने परिवार से या अपनी सेल्फ ऑन जो यूटिलाइज करेगा चीजें जिसमें रेंट, इंटरेस्ट वगैरह सब शामिल होता है। तो इन तीनों को जैसे हम जोड़ देंगे आइटम्स को, तो हमारे पास ये व्यवस्थाएं राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित हो जाएगी। बहुत ही आसान मेथड है ये, बहुत बार ऐसा देखा गया है, रिवाइज हुआ है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कि इनका मेथड 6 नंबर में स्टूडेंट्स को कैलकुलेशन के लिए दिया गया है। आसान मेथड है, हम आशा करेंगे आपको समझ में आया होगा। और यदि सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कोई भी क्वेश्चन इनकम मेथड पर आधारित पूछा जाता है आपसे, आप उसे बेहतर तरीके से सोल्व कर पाएंगे। हम एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे।